पड़े रहें। पीडब्ल्यूडी के अलावा सिंचाई विभाग नहीं तो नगर विकास विभाग के लोग नहीं हैं तो निजी क्षेत्र के भी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जिन्हें इन कार्यों का अनुभव है, उन लोगों की सेवाओं को लेकर के वे लोग अपनी ग्राम पंचायत की एमबी बनाने और वहाँ की कार्य योजना को बनाने में उनकी सेवाएं ले सकते हैं, उनका मानदेय दे सकते हैं। उस आधार पर एक मेरिट के आधार पर अपने कार्यों को ससमय संपन्न कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अधिकार ये हमने ग्राम पंचायतों को दिया है। 50 करोड़ से ग्राम पंचायत कोष की स्थापना भी की गई है और जिसमें अगर दुर्भाग्य से कभी किसी की आकस्मिक मौत होती है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के लिए 10 लाख रुपए, सदस्य जिला पंचायत को 5 लाख, सदस्य पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को 3 लाख और सदस्य ग्राम पंचायत को 2 लाख, यानी उनके वारिसान को उनको एक सुरक्षा बीमा का कवर देने की व्यवस्था भी राज्य सरकार बनाने जा रही है और पहली बार यह व्यवस्था बनने जा रही है। यानी देश के किसी भी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं जो उत्तर प्रदेश ने अपने यहां लागू की है। और आपके कार्यों को ही एप्रिशिएट करते हुए सरकार ने तय किया कि ग्राम प्रधान का मानदेय अब 5,000 रुपये होगा, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का 11,300, जिला पंचायत अध्यक्ष का 15,500, जिला पंचायत सदस्य का प्रति बैठक 1,500, सदस्य क्षेत्र पंचायत का 1,000 प्रति बैठक और ग्राम पंचायत सदस्य को भी अब 100 रुपये प्रति बैठक यह मिला करेगा। यह व्यवस्था भी राज्य सरकार ने पहली बार की है और बड़े पैमाने पर इसका लाभ और एक प्रोत्साहन उनको वहां तक बैठक में जाने, बैठक में भाग लेने, बैठक की कार्रवाई का हिस्सा बनने का प्राप्त होगा। ये एक व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा अधिकार दे रहा है, कार्य की एक स्वतंत्रता दे रहा है। पंचायत सचिवों के प्रभावी तैनाती हेतु तो हम लोगों ने प्रदेश में 15,000 क्लस्टर भी तैयार किए हैं। जो हमारी 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, इसको 15,000 क्लस्टर में हम लोगों ने तैयारी करके और ग्राम सचिवों की तैनाती, पंचायत सचिवों की तैनाती भी वहां पर इस रूप में की है। ग्राम पंचायतें स्वयं भी मनरेगा के कार्यों को कराने, अपने डिजिटल हस्ताक्षर से भुगतान कराने का कार्य करें, इस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। और हम लोगों ने लखनऊ की मोहनलालगंज विकासखंड के अहरोली और विकासखंड हरदोई में भी यह कार्रवाई हम लोगों ने अहरोली विकासखंड हरदोई में और मोहनलालगंज विकासखंड लखनऊ में इस कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता होगी, राज्य सरकार की जो मंशा है हमारे ग्राम पंचायतें स्मार्ट पंचायत बने, इसलिए हर ग्राम पंचायत में आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। बिजली का बिल गांव में जमा हो, गांव में वीसी सखी की तैनाती की जा चुकी है, कोई भी पैसे का लेन देन हो गांव में, इसलिए हर गांव में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती की जा रही है या की जा चुकी है। ऐसे ही एसएससी व महिला बीट पुलिसकर्मी की भी उचित व्यवस्था बनाते हुए गांव की समस्या का समाधान गांव में हो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो, यह भी व्यवस्था सरकार इसमें करने जा रही है। और ये एक बड़ा कार्य होगा जो गांव के विकास को आगे बढ़ाएगा और गांव को आत्मनिर्भर गांव की तरफ बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। आने वाले समय में जब कंप्यूटर सहायक आपके यहाँ आ गया है, इस कंप्यूटर सहायक का सहयोग लेकर के हम बहुत काम कर सकते हैं। खासतौर पर गांव में आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गांव की व्यवस्था से जुड़ी हुई अन्य तमाम सुविधाएं गांव के लोगों को गांव में ही दे सकते हैं। पेंशन की सुविधा का लाभ गांव में ही दी जा सकती है। पैसे का बैंकों से लेन देन का काम गांव में ही हो सकता है। और ये मैं चाहूंगा कि हर ग्राम पंचायत इस दिशा में कार्य करे। राज्य सरकार इस दिशा में आपको स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में कार्य कर रही है।
मेरी आप सभी ग्राम प्रधानों से कुछ बातों के लिए अनुरोध होगा। एक, ये तीसरी लहर आ चुकी है और इस तीसरी लहर के दौरान आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक ग्राम प्रधान एक गांव का कस्टोडियन भी होता है, गांव का अभिभावक होता है। अपनी ग्राम पंचायत के अभिभावक के रूप में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इस बात को लेकर के कि एक तीसरी लहर के दौरान अपनी गांव पे निगाह रखना, गांव की निगरानी रखने की वजह के लिए पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि निगरानी समिति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत के प्रतिनिधि, यानी जितने भी आपके पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, पंचायत के कर्मचारी होंगे, राजस्व विभाग के उस गांव के उससे जुड़े हुए कर्मचारी होंगे, इन सब की एक टीम बनाना जो पहले से बनी हुई, इसको एक्टिव करना, घर घर सर्वे करना। सर्वे में दो चीजें, एक, कोई व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया है, सूची बना देना। दूसरा, कितने लोग हैं जिनमें कोई लक्षण है बुखार के, सर्दी जुकाम के, खांसी के या कोई अन्य मामले, उनकी सूची तैयार करना। तीसरा, कितने लोग हैं जो 15 साल से ऊपर के हैं, 15 साल से ऊपर आयु के लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की डोज दी जा चुकी, वैक्सीन लग चुकी है। 15 से 17 का तो अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन शेष अन्य लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्या है। 18 साल से ऊपर के लोगों ने, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, पहली डोज कितने लोगों ने ली है, दूसरी डोज कितने लोगों ने ली है, 15 से 17 वर्ष के लोगों में कितने लोगों ने पहली डोज ले ली है, और एक चौथी डोज भी आई है, चौथी भी प्रकार की कैटेगरी है, वह है कि आपके गांव में कोरोना वॉरियर्स जो होंगे, एएनएम है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, हेल्थ वर्कर हैं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में 60 साल से ऊपर के कोई बुजुर्ग होंगे जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित होंगे। इन सब की सूची बनाना, और सूची बना करके उस सूची को अपने एएनएम को उपलब्ध करवाना कि इन लोगों ने इतनी डोज, पहली डोज ले ली है, इतने लोगों ने दूसरी डोज ले ली है, इतने 15 से 17 वर्ष के नौजवानों ने, इतने लोगों ने डोज ली है, इतने लोग बचे हुए हैं, और 60 साल से ऊपर के लोग इतने हैं जिन लोगों ने अभी तक प्रिकॉशंस डोज यानी बूस्टर डोज इतने लोगों ने ली है। यह एक तो सूची तैयार करना। संदिग्ध व्यक्ति को, यानी कोई बाहर से आया है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी है, उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना। अगर कोई लक्षण है तो आरआरटी की रैपिड रिस्पांस टीम को बुला करके उन लोगों को उनको टेस्ट करवाना। टेस्ट करवाने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोरोना आता है, कोरोना पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था कराना, प्रतिदिन उसकी निगरानी करने की व्यवस्था करना। होम आइसोलेशन में सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आए तो उससे वह पीपी किट पहने हुए हो। सावधानी रखें। देखिए, सेकेंड लहर की तुलना में थर्ड लहर, तीसरी लहर खतरनाक नहीं है, लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है। हम बचाव के लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक, और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे सहारनपुर में दूसरी लहर के दौरान में गया था, और एक ग्राम पंचायत में एक महिला ग्राम प्रधान मुझे मिली थी जो नई चुनी गई थी, और उस समय मैंने देखा था उनके साहस को भी और उनके सराहनीय कार्य को भी। मैंने कई ग्राम प्रधानों के कार्यों को उस दौरान देखा था। गांव में एक पॉजिटिव व्यक्ति था जिसको कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मैंने उस समय उसको देखा था कि वह व्यक्ति, घर में रहने की व्यवस्था, सेपरेट रूम नहीं थी, अलग से रूम और टॉयलेट नहीं था, तो ग्राम प्रधान उन्हें ग्राम पंचायत घर में लेके आई थी, वहाँ रखा हुआ था, अपने घर से नियमित रूप से भोजन उनको करवाती थी, और ये नियमित क्रम चल रहा था। और मैं उसी दिन मान लिया था कि जब हमारे ग्राम प्रधानों में ये डेडिकेशन हो, ये समर्पण का भाव हो, अपने ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त करने का एक जज्बा हो, तो कोरोना
हम पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। और मैं अभिनंदन करूंगा कि आज प्रदेश का कोरोना का मॉडल पूरे देश और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन माना गया है। और आज मैं चाहूँगा कि आपसे मैंने इन चीज़ों के लिए कहा है कि एक तो इन कार्यों के लिए को लेकर के एक तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करें। दूसरा, ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में हम इस बात को देखें कि गांव में बहुत सारे लोग, कोरोना पूरे देश के अंदर है, बहुत सारे लोग अपने गांव आ रहे होंगे। राशन कार्ड यद्यपि सबके बने हुए हैं, फिर भी अगर कोई वंचित है तो उसको लिए राशन कार्ड की व्यवस्था बनवाना, नहीं है उसके राशन की व्यवस्था करना। अगर कोई दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति की मौत होती है, अंतिम संस्कार के लिए वह बॉडी लावारिस न पड़ी रहे, हम ग्राम प्रधान निधि के माध्यम से धनराशि दे सकते हैं। कोई बीमार है, आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना पाया है, तो हम ग्राम प्रधान निधि से उसका सहयोग करने में योगदान दे सकते हैं। ये बहुत सारे अधिकार हैं जिनका वन पालन करें। और एक मेरी आपसे अनुरोध होगी कि हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने, हर जनपद में हम लोगों ने प्रयास किया है निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना के लिए। इन निराश्रित गौ आश्रय स्थल एक बड़ी कार्य योजना है। दो चीजें हैं, देखिए, गाय को क्षति पहुंचती थी तो कानून व्यवस्था की भीषण संकट आती थी, गौ माता की तस्करी होती थी तो बहुत सारी जगह दंगे हो जाते थे, लोगों की भावनाएं आहत होती थी। सरकार ने तस्करी को रोक दिया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया। अब गोवंश आया है तो इसके लिए निराश्रित गौ आश्रय स्थल हम लोगों ने बनाए हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल में 3 प्रकार की योजनाएं सरकार की चल रही हैं। एक योजना चल रही है जिसमें सरकार ने निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोले हैं, जितने भी निराश्रित गौ आश्रय स्थल हैं उनमें गोवंश को ला करके उसकी देखभाल की जा रही है। दूसरा है सहभागिता योजना, जिसमें कोई व्यक्ति अगर निराश्रित गौ आश्रय स्थल से किसी गोवंश को अपने पास ले जाकर के उसकी देखभाल करना चाहता है तो वह अपने घर में ले जाकर के उनकी देखभाल कर सकता है, उनकी सेवा कर सकता है और हर गौवंश का उसे 900 रुपये दिया करेंगे। ये सरकार की योजना का हिस्सा है। लगभग 1 लाख गौवंश ऐसा विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसानों के पास हैं। एक किसान को 4 गौवंश तक देने की व्यवस्था। आप सोचिए कि किसी गांव में एक किसान 4 गौवंश की देखभाल कर रहा है तो 3600 रुपये उस परिवार को मिल जाएंगे। 3600 रुपये परिवार को मिलेंगे भी, और इस गोवंश से जो गोबर निकलेगा, गोमूत्र निकलेगा, अगर वो ब्याती उसका दूध उस परिवार का स्वयं का होगा। लेकिन गाय की सेवा करें, गौ माता की देखभाल करें, गौ माता की सेवा का पुण्य भी मिलेगा और अन्य चीजें भी उसको फ्री में मिल जाएंगी। तीसरी योजना है कुपोषित परिवारों को एक ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना। यानी जो कुपोषित परिवार हैं उन लोगों की सूची होगी आपके ग्राम पंचायत में, आंगनबाड़ी के पास। आंगनबाड़ी से उस सूची को लेकर के जिस परिवार में कुपोषित माता है, कुपोषित किशोरी कन्या है, कुपोषित बच्चा है, उस परिवार को निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक कोई ब्याही हुई गाय उपलब्ध कराना और वह परिवार उसकी देखभाल करे। इसके बदले सरकार उन्हें 900 रुपये हर महीने उपलब्ध कराती है उस गौ सेवा के लिए। भाइयों बहनों, ये इतनी अच्छी 3 प्रकार की योजनाएं हैं। अगर इन 3 योजनाओं को हम गांव में लागू कर देंगे तो ये अन्ना पशु या छुट्टा पशुओं की समस्या या निराश्रित गौ आश्रय गोवंश की जो समस्या है इसका पूरी तरह समाधान हो सकता है। अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में इस जिम्मेदारी को हमें लेना होगा। अगर हम लोग ले लेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम लोग कर देंगे, किसानों की फसलों को भी हम बचा देंगे और इसके माध्यम से गांव में अनावश्यक तनाव की स्थिति जो पैदा होती है इसका भी समाधान हम लोग कर देंगे। मेरे आप सबसे अपील होगा कि वर्तमान में कोरोना महामारी से बचाव करने प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में अन्न योजना दे रहे हैं, खाद्यान्न।
डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज भी दे रहे हैं। यानी केंद्र सरकार के द्वारा हर परिवार को 5 किलो अन्न हर यूनिट पे उपलब्ध कराया जा रहा है। और हमारी सरकार के द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। अंत्योदय परिवार बहुत सारे ऐसे होंगे जो कोटे की दुकान पे नहीं आ सकते। मेरा अनुरोध होगा उनके घरों तक खाद्यान्न पहुंचाने का योगदान आप करेंगे तो पुण्य के भागीदार होंगे। दूसरा, पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रति यूनिट हम लोग 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें गेहूं या चावल या कुछ आधा गेहूं आधा चावल उपलब्ध करवाते हैं। अगर 9 परिवार किसी कार्ड में हैं, 9 यूनिट हैं तो 45 किलो खाद्यान्न मिल जाएगा, 7 हैं तो 35 किलो मिल जाएगा, 5 है तो 25 किलो खाद्यान्न मिल जाएगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरा अनुरोध होगा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन है, हर परिवार को यह सुविधा उपलब्ध हो जो पात्र गृहस्थी या अंत्योदय कार्ड धारक हैं। शेष जो अन्य निराश्रित परिवार हैं जिनका कार्ड नहीं बन पाया है, उन लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए आप लोग जिला प्रशासन से भेजें तो वहां से ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये सभी सुविधाएं अगर हम अपने गांव में कराएंगे तो देखिए इसका लाभ ग्राम प्रधानों को प्राप्त होगा, यशस्वी आपका जीवन होगा और एक महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। दूसरा, ICCC में इन सूचनाओं को देना कि कौन आपके गांव में कोरोना पॉजिटिव है, उसकी स्थिति क्या है, उसको मेडिसिन किट मिली कि नहीं मिली है, वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है, कितने लोग बचे हुए जिनको वैक्सीन देना है, पहली डोज कितने लोगों को अभी लेना बाकी है, सेकंड डोज लेना कितने लोगों को बाकी है, बूस्टर डोज कितने लोगों को लेना है। अगर ये सभी डाटा अगर आप ग्राम पंचायत के माध्यम से तैयार करेंगे, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, देखिए स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीमारी को समाधान होना बहुत आवश्यक है और बीमारी के समाधान के लिए स्वच्छता के समाधान का, देखिए प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय बनाने की योजना लागू की। आज आप देखते होंगे बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो गई। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखते थे, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी से लेकर के सहारनपुर तक हम लोग देखते थे इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थीं, हर वर्ष हजारों मौतें होती थी। आज शौचालय की योजना घर घर बनी स्वच्छ भारत मिशन में, आज मौत पूरी तरह समाप्त हो गया है, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें पूरी तरह समाप्त हो गई। शुद्ध पेयजल के अभाव में बहुत सारी मौतें होती थी, आज हर घर नल योजना हम लोग लागू कर रहे हैं। कितना बड़ा कार्य हो रहा है और मैं चाहूंगा कि ये जो बड़ा कार्य है आप इसकी धुरी हैं। अगर हमारा देश स्वस्थ और सशक्त होना है तो हमें अपनी ग्राम पंचायतों को सशक्त और स्वस्थ बनाना पड़ेगा। और ये स्वच्छता भारत मिशन, हर घर नल योजना, कोरोना में निगरानी समितियों के साथ जुड़ करके बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना, ये सभी कार्य अगर आप सब मिलकर के करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज मुझे 5 ग्राम प्रधानों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें लखनऊ से वीरेंद्र शुक्ला जी से, चंदौली से श्रीमती नीलम ओहरी से, बिजनौर से श्री राहुल कुमार जी से, मेरठ से श्री परमिंदर सिंह जी से, हाथरस से सुश्री प्रियंका तिवारी जी से मुझे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा इच्छा थी कि सभी 58,189 ग्राम प्रधानों के साथ मैं सीधे संवाद बनाऊं, लेकिन मेरी सीमा है, आपकी भी एक सीमा है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि कोरोना महामारी के दौरान निगरानी समिति को एक्टिवेट करते हुए आप सभी बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे और मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, इस लक्ष्य को लेकर के आप कार्य करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी।
आप सबसे मेरी अपील होगी, अपने अपने ग्राम पंचायत में आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लक्ष्य की दिशा में आप आगे बढ़ें। देखिए, मतदान हमारा अधिकार है और हर व्यक्ति का यह अधिकार होना चाहिए। ग्राम प्रधान को इस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए, जितने लोगों ने आपके ग्राम पंचायत में वोटिंग किया है वे सभी लोग इस चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग करें। ये कार्य अगर आप कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार आएगी जो फिर से आपके विकास के लिए कार्य कर पाएगी, अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगी। और मैं चाहूँगा कि हमारा दायित्व होना चाहिए हर व्यक्ति को मतदान स्थल पर ले जाना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना, सरकार के द्वारा जो नियम और व्यवस्था बनाई गई उसका पालन करते हुए हम इस चीज़ों को अपने यहाँ करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान आप सभी लोग मिलकर के प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश में अपने गाँव को, अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त करने के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आप सब मेरे साथ जुड़े। आप सभी का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं आगामी विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि बेहतरीन प्रदर्शन अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में आप सभी ग्राम प्रधानगण करेंगे। चुनाव के बाद फिर से मुलाकात होगी। आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बातें बताई और किस तरह से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताया। ग्राम प्रधानों से सीएम योगी का संवाद और कोविड में हेल्थ वर्कर्स ने अच्छा काम किया है, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। और ये भी कहा है कि हमने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया है और इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, इसको लेकर तमाम तैयारियां, बंदोबस्त किए गए हैं। गांव के सभी लोग स्मार्ट बन रहे हैं। ऐसे में ग्राम प्रधानों को कई जो कार्य हैं वो सौंपे गए हैं। ग्राम प्रधानों से सीएम योगी ने संवाद किया और इस दौरान 3 योजनाओं के बारे में भी बताया, जिसमें कोविड को लेकर तमाम जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ जिन लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग पाया है या फिर बूस्टर डोज नहीं लग पाई है, इसको लेकर भी लिस्ट बनाने की बात कही। साथ ही साथ जिन घरों में कुपोषित बच्चे हैं उन घरों में एक गाय देने की बात कही ताकि जो बच्चे हैं वो कुपोषित ना रह सके। इसी तरह से 3 योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी जो है वो ग्राम प्रधानों को दी है। और साथ ही साथ आशा वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा कि हमने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।